हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस.के. वर्मा और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके हैं बेहतरीन प्राचीन भारत की एक वीडियो जो कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है और स्पेशल टारगेट यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी बुक है और कौन सा टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बोर्ड पर चलते हैं। देखिए ये बुक्स आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट ये बुक्स खरीद के ले आइए। और ये बुक्स है, आप देख पा रहे हो, प्राचीन भारत पाषाण काल से 1200 ईस्वी तक और इनके राइटर हैं पप्पू सिंह प्रजापत। तो अगर आप यूपीएससी तैयार करना चाहते हो तो ये बुक आज ही परचेज करके लिए। हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अमेजन पर ये बुक आपको मिल जाएगी, तो हमारा लिंक यूज़ करके भी ला सकते हो। आप ऑफलाइन भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। यूपीएससी के लिए है तो हर चीज़ बारीकी से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और लेसन पहला है इस बुक का, प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक और पुरातात्विक स्रोत। क्या कुछ हैं देखिए, बिल्कुल बुक्स ने हर एक शब्द को खोल के रख दिया है। इतनी अच्छी बुक है ये। इतिहास क्या और क्यों। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोने टोटके वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, फोर्थ वेद। ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति, इति ऐसा ही है निश्चित रूप से, ऐसा ही निश्चित रूप से, एवं आस था, ऐसा ही निश्चित रूप से था, यही इतिहास है। इतिहास मतलब ऐसा था भाई, ऐसा इसका इतिहास है, इसका समझ रहे हो आप। तो से मिलकर बना है, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, भाई इतिहास को हिस्ट्री बोलते हो, हिस्ट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक यूनानी भाषा के हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शोध, गवेषणा से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान। बस याद रखिएगा, हिस्टोरिया हिस्टोरिया से उत्पत्ति हुई है हिस्ट्री की। हिस्ट्रीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, इनका नाम याद रखिएगा, 484 से 425 ईसा पूर्व ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में किया है। तो हेरोडोटस पितामह हिस्ट्री के। आगे देखिए, ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार, एडवर्ड हैलट कार, E.H. कार ने अपनी पुस्तक इतिहास क्या है में इतिहास की एक परिपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत की है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। वर्तमान की तरह अतीत की भी अपनी जटिलताएं हैं और इसे देखने का एकाधिक दृष्टिकोण भी हो सकता है। कोई भी इतिहास अपने आप में संपूर्ण और अंतिम नहीं हो सकता। इतिहासकार का इतना ही दायित्व होता है कि वह अतीत का निकटतम चित्रण प्रस्तुत करे। इतिहास के विश्लेषण में उपलब्ध स्रोतों का सावधानी पूर्वक परीक्षण, नूतन साक्ष्यों की खोज तथा ऐतिहासिक आंकड़ों की व्याख्या के लिए नवीन दृष्टि और संदर्भों का सर्जन, सभी कुछ सम्मिलित होता है। यह बोला है ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार ने, और उनकी बुक है इतिहास क्या है, उसमें लिखा है। देखिए ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इतिहास की इसी महत्ता को देखते हुए कौटिल्य ने कहा था, राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। कौटिल्य महान अर्थशास्त्र
जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को रंक से राजा बना दिया, घनानंद पूरा नंद वंश मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ और सिर्फ कौटिल्य की ही वो चतुर रणनीति थी जिसकी मदद की, एक तरीके से ये कह सकते हो कौटिल्य की मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य अगर आप जानते हो मौर्य साम्राज्य सम्राट जो उनका संस्थापक है, तो अगर कौटिल्य ने अगर कुछ कहा है तो आपको सुनना चाहिए कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। मतलब अगर इतिहास सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि प्राचीन काल में क्या कुछ था और आज क्या है। भारत के प्रथम इतिहासकार कलहण ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी, एक तो याद रखना राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहण, और भारत के प्रथम इतिहासकार राजतरंगिणी में लिखा है कि जो व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहता है उसे न्यायाधीश की तरह किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। ये लिखा है कलहण ने। इतिहास की प्रसिद्ध परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, ऐसा लिखा है एडवर्ड हॉलेट कार ने। समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है, बी क्रोचे ने लिखा है। इतिहास विज्ञान है, न उसमें कम न उसमें ज़्यादा। देखो क्या कह रहा है, इतिहास विज्ञान है, न उससे कम और न उससे ज़्यादा, विज्ञान है, साइंस है। ऐसा किसने लिखा है, जे बी ब्यूरी ने लिखा है। समस्त पूर्ववर्ती इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसा लिखा है कार्ल मार्क्स ने। हम इतिहास से यही सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कभी भी सबक नहीं लेता। देखिए ये हीगेल ने क्या लाइन लिखी है, काफ़ी अच्छी लाइन है, देखिएगा। हम इतिहास से यही सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कभी सबक नहीं लेता। देखिए कितनी बात लिखी है, मतलब इतिहास हमें बता रहा है कि इंसान ने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया, खुद इतिहास बता रहा है। यार कितनी अच्छी बात है, हीगेल वाजिबा खुद इतिहास बता रहा है, खुद इतिहास अपने बारे में बता रहा है कि इंसान ने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं। वाह, वाकई जबरदस्त हीगेल। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी बाद में प्रहसन के रूप में, ऐसा लिखा है मिस्टर कार्ल मार्क्स ने। समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, आर.जी. कोलिगवुड ने लिखा है। उत्पादन के संसाधनों एवं संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तन का विधि क्रमानुसार प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है, डी.डी. कोशाम्बी ने ऐसा लिखा है, कोशाम्बी। इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता, शेख अली ने ऐसा लिखा है। इतिहासकार से यही अपेक्षित है कि जो अतीत में जैसा था उसे वैसा ही प्रदर्शित कर दे, वोन रोके ने लिखा है। यदि इतिहासकार तथ्य के इस विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के लिए सावधान रहेगा, वोन रोके ने लिखा है। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों के अनुभव की कहानी है, रेनियर ने लिखा है। तो इतिहास तो देखो सभ्य समाज, जैसे आज हम लोग हैं तो सभ्य समाज ही है हमारा, तो हमारा भी इतिहास बनेगा। आज जो पढ़ाया है इतिहास है कल के लिए। इतिहास अपने अपरिवर्तन अंश में एक कहानी है, ट्रेवलियर ने लिखा है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका महत्व शैक्षिक है, ट्रेवलियर ने फिर ऐसा कुछ लिखा है। अतीत वृत्तांतों के लेखन में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ठ श्लाघ्य निष्पक्ष है जो राग द्वेष से परे है, कलहण ने लिखा है। इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, जी.आर. एल्टन ने लिखा है। पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं, इब्न खाल्दून ने ऐसा लिखा है। इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है, डेविड ह्यूम ने लिखा है। देखो उपन्यास एक भी पढ़ना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा वृत्तांत होता है, इतिहास में ऐसा कुछ नहीं होता है। बुरा इतिहास हानिकारक इतिहास नहीं है, ये खतरनाक है, इरिक होब्सहोम ने लिखा है। इतिहास की विषय वस्तु क्रांति, रीति रिवाज या संस्कृति जैसे सामान्य तथ्य, युद्ध, महान व्यक्तित्व जैसे
तथ्य विशेष नहीं है, लेकिन यह विचार है, ऐसा लिखा है आर.जी. कॉलिंगवुड ने। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। जैसे अभी हम एक पेज पढ़ चुके हैं, आर.जी. कॉलिंगवुड ने लिखा है कि ये पेज आप पढ़ चुके हो और यह इतिहास हो चुका है। पहला लेसन चल रहा है, अध्याय 1, और इसमें आप यही सीख पा रहे हो परिभाषाएं। हालांकि लग रहा है कि प्रीलिम्स में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस के अंदर आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपको ये तैयार करना ही पड़ेगा। और नवीन सर्वेक्षण प्राचीन भारत हम बुक पढ़ रहे हैं और ये बुक है पप्पू सिंह प्रजापति की। आज ये बुक परचेज करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए, इतिहास अतीत के अनुभवों का पुनर्विधायन है। स्प्लेंगर ने ऐसा लिखा है, इतिहास की परिसमाप्ति वर्तमान में होती है न कि भविष्य में। ओक्सफोर्ड ने लिखा है, इतिहास विगत की राजनीति है। सीले ने लिखा है, सभी प्रकार की ऐतिहासिक व्याख्याएं दो प्रकार की होती है, पाठ्यात्मक और पुरातात्विक। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था ना, वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास क्या है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कुछ बुक्स में दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, बोरिंग बनाने के लिए। हालांकि देखिए, ये परिभाषाएं लगाता रह रही है तो बोर तो हो रहे हो, मेरे को पता है, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा अगर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस क्लियर करना है तो। इतिहास की दृष्टि से प्राचीन पाठों का अध्ययन। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी पाठ्यात्मक स्रोत को विभिन्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु किसी रचना की तिथि का निर्णय तथा उसके रचनाकार की पहचान करना होता है, क्योंकि इतिहास अधिकांश प्राचीन रचनाओं का काल उनकी उपलब्ध पांडुलिपियों से कहीं अधिक पुराना होता है। देखिए, जैसे वो स्रोत शुरू होंगे इंटरेस्ट बन जाएगा। स्टार्टिंग है थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, यहाँ से अब इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। पाठ्यात्मक स्रोतों का वर्गीकरण, बिल्कुल इंटरेस्ट शुरू होगा। भाषा, शैली और विषय वस्तु। प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करने वाले भाषाविदों ने विश्व की प्राचीन भाषाओं में एकाधिक भाषा परिवारों को समायोजित किया है। हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, असमी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, नेपाली, कश्मीरी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य हैं। इंडो यूरोपियन, इसको भारोपीय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। द्रविड़ परिवार की भाषाओं में तमिल, मलयाली, तेलुगु, कन्नड़ तथा तुलु प्रमुख है। द्रविड़ परिवार मतलब साउथ, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप, पहले देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है, क्योंकि इसमें पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र तक है, तो इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। में उपलब्ध रचनाओं में प्राचीनतम वेद हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध रचनाओं में प्राचीनतम वेद है जो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत पाली प्राकृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा का अंग है। प्राकृत के प्रमुख संस्करणों में महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी है। द्रविड़ भाषाओं में तमिल प्राचीनतम है, जिसके बाद कन्नड़ का स्थान आता है। द्रविड़ भाषाओं में प्राचीन पुरानी और उससे थोड़ी सी नई कन्नड़ है। कालिदास के काव्यों में संस्कृत ऋग्वेद की संस्कृत में से बहुत भिन्न है। संस्कृत में भिन्नता है, देखिए कालिदास के काव्यों में संस्कृत अलग है, ऋग्वेद में अलग है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा को व्याकरण सूत्रों के माध्यम से एक सुनियोजित स्वरूप प्रदान किया, जिसे क्लासिकल या शास्त्रीय संस्कृति संज्ञा दी गई। यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कालिदास का ग्रंथ कौन सा है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा को व्याकरण सूत्रों के माध्यम से सुनियोजित स्वरूप प्रदान किया है। प्राकृतिक भाषा का प्राचीनतम व्याकरण वर रुचिकृत प्राकृत प्रकाश को माना जाता है। प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण तोलकापियम है। प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण क्या है? तोलकापियम है।
अब देखिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोत क्या क्या बनते हैं? धार्मिक साहित्य बनते हैं, धर्मोत्तर साहित्य बनते हैं, विदेशी यात्राओं के विवरण बनते हैं। धार्मिक साहित्य में क्या क्या बनता है? ब्राह्मण साहित्य बनता है, बौद्ध साहित्य बनता है, जैन साहित्य बनता है। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य और वैदिकतर साहित्य बनता है, और वैदिक साहित्य में वेद है, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं जो जंगलों में लिखे गए, उपनिषद हैं। और वैदिकतर साहित्य में बनता है वेदांग बनते हैं, सूत्र बनते हैं, महाकाव्य बनते हैं, धर्मशास्त्र बनते हैं, और धर्मशास्त्र में धर्मसूत्र बनते हैं, समर्तिकाएँ बनती है, टीकाएँ बनती है और निबंध। इनके बारे में जानेंगे हम। चलिए यहाँ से शुरू हो जाता है असली खेल। ये पढ़ने वाले हैं इसको, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य हर चीज़ को बारीकी से बताने की कोशिश की जाएगी। धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, वेद, हिंदू परंपरा के वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया। देखो वेद, हिंदू परंपरा के वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। ये अपौरुषीय और निरुक्त हैं, जिनको ऋषियों के द्वारा आत्मसात किया गया और स्वयं देवों के द्वारा इन्हें दृश्य रूप में प्राप्त किया गया। जबकि स्मृति साहित्य की श्रेणी में वेदांग, पुराण, एपेक्स, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र आते हैं। वेद 4 हैं, आपको पता है, तृक, साम, यजुर, अथर्व, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों को संहिता कहते हैं, चारों वेदों को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में संसार की सबसे पहली काव्यात्मक रचनाएं उपलब्ध हैं। प्रत्येक वेद 4 अंग है। प्रत्येक वेद में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद, प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। वेद संस्कृत भाषा में पद्य में लिखे गए हैं। अपवाद यजुर्वेद जो है ना, गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, बाकी संस्कृत भाषा के पद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण की बात करें, ब्रह्म यज्ञ यण व्याख्या, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। यज्ञ की जो व्याख्या करेगा वही क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को वेदों का प्रशिष्ट माना गया है। इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है। वेद संहिता स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। सिर्फ समझें, पढ़ने की कोशिश करें, बुक्स लाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बराबर। आरण्यक, आरण्यक जंगलों में लिखे गए थे जी। अरण्य जंगल, यज्ञ ज्ञान। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों को दार्शनिकों और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यकों को रहस्य कहा जाता है। इनका प्रमुख विषय प्राण विद्या है। उपनिषद, उपनिषद उप गुरु के पास, मतलब गुरु के पास बैठकर जो लिखा गया था ना, वो सब उपनिषद कहलाई। और नि शिष्य का सद बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य को ज्ञान प्राप्त करे, वह उपनिषद है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। ध्यान रखना, उपनिषद को ही वेदांत कहा गया है। भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है, जंगलों में लिखे गए थे, जबकि इनका चरम उपनिषदों को माना जाता है। यानी एंडिंग आप उपनिषद मान सकते हो, चरम काल मान सकते हो। उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्म विद्या तथा ब्रह्म विद्या है। उपनिषदों की रचना गंगा की घाटी में हुई है। उपनिषदों की रचना में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान है, दिखाई देता है। मतलब उपनिषद गद्य पद्य दोनों में लिखे गए हैं। कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख मुक्ति कोपनिषद में मिलता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 108 उपनिषदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मुक्ति कोपनिषद में मिलता है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा जा सकता है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा। यही 10 उपनिषद प्राचीनतम तथा प्रमाणिक हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, वृद्धारण्यक। सबसे विशाल उपनिषद वृद्धारण्यक तथा सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जिन्हें चरण की संख्या दी गई है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। कोथुम, राणायनीय, जैमिनीय
तथा अथवा तलवकार सामवेद की 3 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक व पीपलाद है। वैदिक साहित्य मूलतः धार्मिक साहित्य हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने पढ़ा है ना, ये बुक्स चल रही है हमारी पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन भारत बुक्स। प्राचीन भारत जो कि पाषाण काल से 1200 ईस्वी तक का है, नवीन सर्वेक्षण। और इस बुक्स में हम मैक्सिमम पढ़ाने का काम कर रहे हैं और बीच बीच में आपको समझाएंगे भी क्या कुछ है। कि जहाँ तक पढ़ने की बात है तो पढ़ाने के साथ साथ समझाने का कार्य भी होगा। इससे आगे कंटिन्यू कल की वीडियो में करेंगे। एक साथ इतना करेंगे आप बोर हो जाओगे। इसको वीडियो को 1-2 बार चला के आपको देखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। कल मिलेंगे इस वीडियो में कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।